आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनको सोशल साइंस याद करने में दिक्कत होता है, याद नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जितना भी क्वेश्चंस बताऊंगा हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बताऊंगा। केवल आप लोग मेरे बात को सुन लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है हर एक चीज यहाँ पर आपका याद हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग बात करने वाले जो हमारे चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और यहाँ पर इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एक्चुअल में जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और यहां पर ये जो हमारा आज का जो सीरीज होने वाला है मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। और ये हमारा सामाजिक विज्ञान का VBI क्वेश्चंस का सीरीज है, और इसी प्रकार से और सीरीज हमारा आता रहेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन के डेफिनेशन को समझते हैं। बहुत ही ईजी होगा। यहाँ पर सर अपना लैंग्वेज होने वाला है, कोई किताबी लैंग्वेज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है क्या है कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है, व्याख्या करें। देखिए सिकुड़ने का मतलब क्या होता है, मान के चलिए हमारे पास कोई एक बड़का जैसा कोई एक वस्तु है, ठीक है। और ये जब क्या होता है, जब ये छोटा हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, सिकुड़ कर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है आपको बताना है। देखिए अगर हम लोग बात करें 16वीं सदी से पहले का, 16वीं सदी से अगर पहले का बात किया जाए तो 16वीं सदी से पहले में क्या होता था, जैसे कि अभी तो हमारे बीच में बहुत सारे देश है, तो देशों के बीच आना जाना नहीं था। मतलब हम लोग ना तो कोई दूसरे देश जाते थे, दूसरा देश के आदमी ना हमारे देश आते थे, मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब आना जाना नहीं था। जो अभी जिस प्रकार से देखिए जैसे हम लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, दूसरे देशों के साथ करते हैं ना, तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मतलब जो व्यवसाय या फिर व्यापार जो होता था अपने देश के अंदर ही होता था, हम लोग किसी देश के साथ व्यापार व्यवसाय नहीं करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, जितना भी यहाँ पर महाद्वीप है, जितना भी महादेश है, हर एक महादेश में हमारा आना जाना है, जो व्यापार है व्यापार भी बढ़ गया। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, ये भी क्या हो रहा है, सभ्यता संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। जिससे यहाँ पर लोगों को क्या लगने लगा कि दुनिया सिकुड़ने लगी, मतलब दुनिया छोटा होने लग गया, यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। तो चलिए यहां पर मैं आपको लिखकर समझा देता हूं कि आपको किस प्रकार से क्या क्या लिखना है। तो देखिए सबसे पहला बात यहां पर क्या लिखेंगे कि 16वीं सदी से पहले तक विभिन्न महाद्वीपों में लोगों का आना जाना नहीं था, मतलब लोग आते जाते नहीं थे, अपने ही मतलब देश के अंदर रहते थे। फिर देखिए यहां पर आगे और यहां पर क्या लिखा गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं कि 16वीं सदी से पहले लोगों के बीच आपसी संबंध, व्यापार और व्यवसाय का अभाव था। मतलब किसी दूसरे देशों के साथ व्यापार व्यवसाय नहीं किया जाता था, मतलब रिलेशन भी उतना अच्छा नहीं था। अगर अभी का बात किया जाए तो जैसे कि अभी देखिए, जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच अभी लड़ाई चल रहा है, लेकिन भारत का जो संबंध है रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छा है, इसलिए भारतीय नागरिकों को एक जरा भी परेशानी नहीं हुआ। तो ये सब क्या है, यही बात हो रहा है ना कि दुनिया सिकुड़ने लगने का मतलब यही होता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे जो हमारा अगला पॉइंट क्या है कि परंतु 16वीं सदी में संसार के विभिन्न लोगों के संबंधों में वृद्धि हुई। फिर 16वीं सदी में क्या होता है, संसार के जो भी मतलब विभिन्न देश है, विभिन्न महाद्वीप है, विभिन्न लोग है, उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसमें वृद्धि होता है। हर एक कोई मतलब हर कोई को जानना शुरू हो जाता है, यहाँ पर ये चीज होता है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर और क्या लिखा गया है कि 16वीं सदी में संसार के महाद्वीपों के बीच व्यापार, व्यवसाय, सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान और लोगों का आना जाना बढ़ा। इससे लोग एक दूसरे के नजदीक आए और लोगों को लगा कि दुनिया सिकुड़ने लगी है। मतलब देखिए अगर 16वीं सदी से पहले का अगर बात किया जाए तो मतलब लोग मतलब अलग थलग रहते थे, मतलब किसी से उतना लेना देना नहीं था। लेकिन 16वीं सदी में क्या होता है, सब मतलब एक दूसरे के नजदीक आते हैं, आना जाना बढ़ा, व्यापार व्यवसाय सांस्कृतिक विचार जो भी है ये सब का आदान प्रदान होने लगा, जिससे लोगों को क्या लगने लगा कि दुनिया जो है यह हमारा अब सिकुड़ने लगा है। तो बस सर ये था इस क्वेश्चन का सिंपल सा और प्यारा सा आंसर कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए यहाँ पर बताना है आपको रिंडरपेस्ट के बारे में। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो ये जो रिंडरपेस्ट है ये एक बहुत ही खतरनाक
बीमारी था और ये पशुओं में फैलने वाला बीमारी था। और ये जो बीमारी है ना अफ्रीका में मतलब फैला था। कब फैला था याद रखिएगा, 1890 के टाइम में ये फैला था। और ये जब बीमारी अफ्रीका में फैला तो अफ्रीका का जो अर्थव्यवस्था है एकदम डगमगा गया, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, अफ्रीका का लगभग 90% पशुओं का मौत हो चुका था। 90% पशु क्या हुए थे सर, मौत का शिकार हो गए थे। इससे क्या हुआ देखिए, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, मतलब एक्चुअली में बोल सकते हैं ऐसे किसान थे जो पशुओं के ऊपर डिपेंड करते थे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पशुओं पर डिपेंड करते थे। ठीक है, उन लोगों का जो आजीविका था मतलब आजीविका खत्म हो गया। जब पशुओं का मौत हो गया तो उन लोग एकदम बेरोजगार हो गए। उन लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं रहा। इससे क्या होने लगे कि वे अपने घर से बाहर मतलब कोई दूसरे जगह पर या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह में काम करने के लिए चले गए। तो इस प्रकार से वहां पर ये जो रिंडरपेस्ट जब आया था तो यही चीज हुआ था और यही चीज आपको बताना है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से लिख कर समझाने वाला हूं। तो चलिए देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला बात, जो रिंडरपेस्ट है तो रिंडरपेस्ट पशुओं में फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है। ये जो बीमारी है सर एक्चुअल में पशुओं में फैलता है। यह बीमारी अफ्रीका में 1890 के दशक में फैला था। याद रखिएगा ये जो बीमारी है यह अफ्रीका में कब फैला था, तो 1890 के दशक में फैला था। यह बीमारी उन पशुओं के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। देखिए सर यहाँ पर ये जो रिंडरपेस्ट की जो बीमारी है यह ब्रिटिश एशिया से लाए गए पशुओं के साथ ही अफ्रीका आया था। इस बीमारी से लगभग अफ्रीका के 90% पशु मौत के शिकार हो गए। लगभग 90%, समझिए कि मतलब लगभग पशु मर ही जा चुका था वहां पर, क्योंकि यहाँ पर 90% पशु माने क्या 10% बचा और 90% यहाँ पर मर चुका था। इस बीमारी से अफ्रीका के लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब अफ्रीका का जो इकोनॉमी था, इकोनॉमी डाउन हो गया। उन लोगों का मतलब वहां पर जो लोग थे उन लोगों का जो आजीविका था, जिस प्रकार से उन लोग जीते थे, आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ गया। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे किसान जिनकी पशुओं की मौत हो गई एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। जिस व्यक्ति का घर परिवार पशुओं से चल रहा था वे जीते जी तिल तिल कर मर रहे थे। अब अफ्रीका के लोगों के पास खानों यानी कि जो फैक्ट्री है और बागानों में मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इससे यूरोपियों को पूरे अफ्रीका को गुलाम बनाने का अवसर प्राप्त हो गया। इससे क्या हुआ, मतलब जो यूरोपीय है ना, मतलब उनको यहाँ पर अफ्रीका को गुलाम बनाने का एक मौका मिल गया कि चलो भाई अब अफ्रीका को गुलाम बनाया जाए। तो बस यहाँ पर यह था इस क्वेश्चन का आंसर कि कॉर्न लॉ क्या था, इसे समाप्त क्यों कर दिया गया, इसके क्या परिणाम हुए। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए या फिर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, दोनों का उत्तर एक ही होने वाला है जो अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जो हमारे नीचे वाला क्वेश्चन है क्या है कि कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसले के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए सर ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर कर्ण है, कर्ण माने होता है मकई, जिसको हम लोग जौनरा भी बोलते हैं आम भाषा में। ठीक है, तो जो मकई था ना, मकई पर एक कानून लागू हो गया था। मतलब मकई पर एक कानून लागू किया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्न लॉ। एक्चुअल में क्या हुआ था, देखिए जो ब्रिटेन था ना, ब्रिटेन का जो आबादी था, जो जनसंख्या था वह बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। जब बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था तो जो खाने का सामान था, खाने का सामान का डिमांड भी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। तो वहाँ के जो बड़े बड़े जो भूस्वामी है उन लोगों ने क्या सोचा कि चलो भाई ये अच्छा मौका है, हम लोग थोड़ा सा लाभ कमा लेते हैं। तो लाभ कमाने के चलते वो क्या करता है, सरकार पर दबाव डालता है और बोलता है कि मकई के आयात पर रोक लगा दिया जाए। अब आयात क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो बोलते क्या है भूस्वामी, जो बड़े बड़े भूस्वामी उन लोग सरकार को क्या बोलते हैं कि मकई यानी कि कॉर्न के आयात पर, मतलब कॉर्न के आयात पर रोक लगा दिया जाए। तो बस यहाँ पर एक मतलब सरकार को जब दबाव डाला गया तो सरकार ने कानून पास किया और उसी कानून के तहत मकई के आयात पर रोक लगा दिया गया। और इसी कानून को, इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्न लॉ बोलते हैं। देखिए आपको तो कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको लिखकर समझाऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सर यहाँ पर क्या मैंने लिख दिया है। देखिए सबसे पहले आयात माने समझिए कि आयात माने क्या होता है। तो विदेश से आया हुआ माल, मतलब विदेश से जो भी माल आएगा उसको बोलेंगे आयात।
यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि वह वस्तु या माल जो व्यापार के लिए विदेश से अपने देश में लाया या मंगाया जाए। देखिए एक्चुअल में बात यहाँ पर ब्रिटेन का हो रहा है। तो ब्रिटेन क्या करता था, जो मकई था मतलब जो कॉर्न था उसको दूसरे देशों से मंगवाते थे, मतलब वही हुआ यहाँ पर मकई का आयात। बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए कॉर्न लॉ क्या है। तो 18वीं शताब्दी के लास्ट में, यानी 18वीं शताब्दी की जो अंतिम का जो मतलब टाइम पीरियड था, उस टाइम क्या होता है, ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, जिससे देश में भोजन की मांग भी बढ़ने लगी। मतलब देखिए आबादी बढ़ेगा तो खाने का सामान भी बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में बड़े भूस्वामी लाभ कमाने के चलते सरकार के ऊपर दबाव डालने लगा कि मक्के के आयात पर रोक लगा दी जाए। फिर सरकार ने एक कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थी उसे ही कॉर्न लॉ कहा जाता था। ठीक है सर, एक्चुअल में बात को समझिए। मतलब यहाँ पर देखिए मकई के आयात पर रोक लगा दिया गया एक कानून की मदद से, और जिस कानून की मदद से मकई के आयात पर रोक लगाया गया उसे ही हम लोग बोलते हैं कॉर्न लॉ। तो यहाँ पे कॉर्न लॉ वाला ये तो चीज आपको मतलब क्लियर हो गया। फिर देखिए इसे समाप्त क्यों कर दिया गया, इसे समाप्त क्यों किया, इस बात को भी समझिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि कॉर्न लॉ की समाप्ति कैसे समाप्त हुआ, क्यों समाप्त कर दिया गया, इस बात को समझिए। इस कानून के लागू हो जाने से देश में खाने के सामान की कमी हो गई और खाने के सामान की दाम भारी मात्रा में बढ़ने लगी। देखिए बात को समझिए, यहां पर मकई के आयात पर रोक लगा दिया गया, मतलब दूसरे देशों से ब्रिटेन में मकई नहीं आ रहा था। जब मकई नहीं आ रहा था ना, तो जो खाने का जो सामान था, खाने का सामान तो पहला बात उसमें तो खाने के सामान में कमी हो गया, मतलब खाने का सामान वहां पर कम होने लगा। और जब खाने के सामान में जब कमी हो गई ना, तो वहां पर जो खाने का सामान जो था ना, उसका रेट जो था, दाम भी बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है, अगर सामान कम रहेगा तो रेट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो वही चीज यहां पर हुआ कि खाने का सामान, यहां पर खाने के सामान की कमी हो गई, जिससे खाने का जो सामान था उसका रेट क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे उद्योगपति एवं स्थानीय निवासी परेशान हो गई और विरोध कर दिया, और अंततः सरकार को यह कॉर्न लॉ समाप्त करना पड़ा। मतलब वहां के जो स्थानीय निवासी थे, उद्योगपति थे, उन लोग परेशान हो गए कि ये अब क्या हो गया, क्योंकि खाने का सामान का कमी भी हो गया और दाम भी बढ़ गया। तो सब परेशान हो गए, सरकार पर मतलब विरोध कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर लास्ट में सरकार क्या करता है, जो कॉर्न लॉ था उसको समाप्त कर दिया। ठीक है सर, तो ये भी चीज आपका यहां से क्लियर हो जाता है। इसके क्या परिणाम हुए, अब देखिए जब कॉर्न लॉ को जब समाप्त कर दिया गया तब क्या होता है, एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला बात, जब कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया तो क्या हुआ, तो कॉर्न लॉ के समाप्त होने का जो परिणाम है इसको समझिए। पहला पॉइंट क्या है कि खाद्य सामग्री सस्ती हो गई, जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ हुआ। देखिए पहले तो जब कॉर्न लॉ लगाया गया था तो खाने के सामान में कमी भी हो गई थी और उसका रेट भी बढ़ गया था, दाम भी बढ़ गया था। और यहाँ पर जब कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया तो जो खाने का जो सामान था वह सस्ती हो गई। ठीक है, जिससे जो साधारण परिवार थे, गरीब जो जनता थे, उन लोगों को खूब लाभ हुआ। जब बाहर से खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में, इंग्लैंड बोलिए ब्रिटेन बोलिए, बातें की है। ठीक है, जब बाहर से खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में इंग्लैंड आने लगे तो वहां के भूस्वामी बर्बाद हो गए। देखिए जिन्होंने मकई पर ये जो मतलब जो मकई का जो आया था उस पर जो रोक लगाया था, जिस पर मतलब सरकार के ऊपर जो जिन्होंने दबाव डाला था बड़े बड़े भूस्वामी, तो वहां पर बड़े बड़े भूस्वामी बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर देखिए मतलब जो बाहर से जब यहाँ पर मकई आने लगा ना, मतलब जो जौहरा आने लगा ना, एक्चुअली में करनी भी बोल सकते हैं, तो जो आने लगा उसका दाम मतलब थोड़ा कम था, तो इससे भूस्वामी बर्बाद हो गए। ऐसे बहुत से ग्रामीण लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे, जिससे शहरों की हालत भी खराब हो गई। और देखिए जब यहाँ पर कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे मतलब ऐसे ग्रामीण लोग थे जो नौकरी की तलाश में शहर की ओर जाने लगे, जिससे शहर का भी हालत खराब हो गया। तो सर ये था इस क्वेश्चन का प्यारा सा और सिंपल सा आंसर। देखिए ऐसा आंसर आप पूरे यूट्यूब में खोजिए, पूरे किताब में खोजिए, कहीं पर भी आपको मिलने वाला है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको इसी चैनल में। महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि महामंदी मतलब क्या होता है, फिर हम लोग महामंदी के कारणों की व्याख्या करेंगे। तो देखिए महामंदी बाजार की वह स्थिति जब बाजार सामानों से भरा हो लेकिन खरीदार न हो, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। ऐसे में जो बाजार की हालत होगी वह मंदी कहलाएगी। यदि मंदी गहरी हो तो महामंदी कहलाएगी।
देखिए बात बहुत ही सिंपल है, जो हमारा बाजार रहेगा, इनकी जो मार्केट रहेगा, मार्केट पूरी तरह से सामानों से भरा रहेगा, लेकिन कोई कस्टमर नहीं होगा। मतलब उन सामानों को खरीदने के लिए कोई कस्टमर वहां पर नहीं जाएगा, मतलब कोई भी कस्टमर उन सामानों को नहीं खरीदेंगे। एक्चुअल में बात ये रहा कि लोगों के पास पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं होगा तो सामानों को खरीदेंगे कैसे, और जब सामानों को नहीं खरीदेंगे ना, तो उस स्थिति में बाजार की जो हालत होगी, इस हालत को हम लोग बोलेंगे मंदी। ठीक है, क्या बोलेंगे? मंदी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे अभी मार्केट बहुत ही ज्यादा मंदी चल रहा। मंदी चल रहा मतलब क्या? जो सामान है, सामान नहीं बेचा रहा है, तो हुआ मंदी। और ये जो मंदी है, जब ये गहरी हो जाएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे महामंदी। बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अभी मार्केट बहुत ही मंदी चल रहा है, मतलब सामान नहीं बेचा रहा है, तो ये बात हो गया। लेकिन क्वेश्चन हमें दिया गया कि महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। जो महामंदी जो स्टार्टिंग हुआ था, माने बाजार तो सामानों से भरा था, लेकिन कोई कस्टमर खरीदने के लिए नहीं आ रहे थे, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। तो इसका जो मेन रीजन था, क्यों हुआ था, महामंदी का क्या कारण था, एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से। सर अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि महामंदी सन 1929 ईस्वी को अमेरिका से शुरू हुआ, और देखते ही देखते 1931 ईस्वी तक रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। ये जो महामंदी है, सबसे पहले इसका जो शुरुआत हुआ था, कहाँ हुआ था? अमेरिका से हुआ था। कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी को हुआ था। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बन जाता है कि महामंदी का शुरुआत कहाँ से और कब से हुआ? तो अमेरिका से हुआ और 1929 हुआ। इस बात का आप लोग याद रखेंगे। और 1931 तक क्या होता है? विश्व के लगभग बहुत सारे देशों में मतलब ये फैल जाता है, केवल रूस को छोड़कर, जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया है। महामंदी का जो कारण है, एक एक करके बात करते हैं। देखिए महामंदी के कारण निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए क्या क्या है। पहला कारण, महामंदी चीजों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुआ था। मतलब देखिए यहाँ पर जितना मतलब जो भी मतलब यहाँ पर सामान बनाया गया था, जितना डिमांड नहीं था उससे ज्यादा सामान बना दिया है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए अगर आपका चॉप सिंघाड़ा का दुकान है, आपका 100 सिंघाड़ा ही बेचाता है पर डे। ठीक है, अगर आप 500 सिंघाड़ा बना देंगे तो क्या होगा? 400 सिंघाड़ा तो आपका बच जाएगा ना। इससे क्या होगा? आपको लाभ तो होगा नहीं, बल्कि बहुत सारा इसमें आपका लॉस हो जाएगा। यही बात हुआ था यहाँ पर, मतलब जितना डिमांड नहीं था उससे अधिक यहाँ पर वस्तु बना दिया। 1930 ईस्वी में अमेरिका में तैयार माल के इतने भंडार हो गए कि उनका कोई खरीदार न रहा। मतलब खरीदने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा माल हो चुका था ना। ठीक है, मतलब कोई वहां पर खरीदने वाला ही नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए थे कि वे अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में न थे। देखिए उस टाइम हमारा प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। तो एक्चुअली में उस टाइम क्या होता है, मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, बहुत सारे मतलब यूरोप के ऐसे देश थे मतलब एकदम बर्बाद हो चुके थे। देखिए सर, युद्ध जो होता है ना, युद्ध में बहुत सारे देश बर्बाद हो जाते हैं। जैसे कभी रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है, तो देखिए सर मतलब जब लड़ाई होता है ना, तो दोनों देशों को नुकसान होता है। ठीक है, इसका जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी डाउन हो जाता है, जान माल का भी हानि होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, घर इमारत संचार वगैरह हर एक चीज यहाँ पर जो होता है बर्बाद हो जाता है। जिससे क्या हुआ, यहाँ पर यूरोप के बहुत सारे देश क्या हो गए, बर्बाद हो गए। और जब बर्बाद हो गए तो अमेरिका से माल उन लोग नहीं खरीदने लगे, क्योंकि जब पैसा ही नहीं रहेगा तो माल खरीदेंगे कैसे। बस यहाँ पर ये बात हो गया। जब तैयार माल का कोई खरीदार न रहा तो वहां के कारखाने बंद हो गए और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। अब सामान जब नहीं बेचाएगा तो जाहिर सी बात है कारखाने बंद हो जाएंगे, और जब कारखाने बंद हो गए तो वहां पर जो भी मजदूर काम करते थे उन लोग भी बेरोजगार हो गए। फिर आगे क्या है कि जब कारखाने बंद हो गए तो किसानों के पैदावार का भी कोई खरीदार न रहा, इस तरह किसान भी बर्बाद हो गए। देखिए बहुत सारे जो कारखाने हैं ना, मतलब किसान के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब कृषि से जो भी मतलब सामान होता है, कच्चे जो माल होते हैं, उन्हीं से कारखाने चलते हैं। अब देखिए जब कारखाने बंद हो गए तो किसान का जो पैदावार था उसका भी कोई खरीदार नहीं रहा, क्योंकि कौन खरीदेगा जब कारखाना ही नहीं रहेगा, फैक्ट्री नहीं रहेगा, जब उस चीज का यूज ही कहीं नहीं होगा तो काहे खरीदेगा। तो इससे क्या होता है, किसान भी बर्बाद हो जाता है। फिर आगे क्या होता है कि अमेरिका की शेयर एक्सचेंज मार्केट में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई, जिससे लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। मतलब जो शेयर मार्केट में जो भी शेयर वगैरह जो भी था उसका भी दाम मतलब नीचे गिर गया, उसका भी जो मतलब कीमत था वो कीमत में गिरावट आ गया, जिससे लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया, मतलब लाखों व्यापारी यहाँ पर बर्बाद हो गए। फिर आगे क्या है कि देश के बहुत सारे बैंक भी बंद हो गए।
जिससे जो कारखाना चल रहा था पूंजी के कारण वह भी बंद हो गए, जिससे बेरोजगारी और बढ़ने लगी। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे बैंक बंद हो जाते हैं। और आप एक चीज याद रखिएगा, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं या फिर जो बड़े बड़े जो कारखाना होता है जो चलता है बैंक के मदद से ही चलता है, बैंक से लोन लेते हैं और कारखाना को चलाया जाता है। और जब बैंक ही बंद हो जाता है तो कारखाना चलाने के लिए लोन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। इस केस में क्या होता है, कारखाना भी बंद हो जाता है। तो यहाँ पर यही चीज लिखा गया है, बहुत ही सिंपल है सर। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैंने हर एक चीज को एकदम अच्छे तरीके से और एकदम सुंदर लैंग्वेज में लिख कर रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि महामंदी मतलब क्या होता है। देखिए महामंदी मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा बाजार रहेगा, जो मार्केट रहेगा, ये पूरी तरह से सामानों से भरा रहेगा, लेकिन कोई भी वहां पर कस्टमर नहीं रहेगा इन सामानों को खरीदने के लिए। बात ये रहा कि वहां पर कस्टमर क्यों नहीं रहेगा, तो क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। तो जब पैसा नहीं रहेगा सर तो सामानों को कैसे खरीदेंगे। तो यहाँ पर बाजारों की जो स्थिति होगी, मार्केट का जो मतलब स्थिति होगा, इसी को बोला जाएगा मंदी। और ये जो मंदी है जब ये पूरे एकदम अच्छे तरीके से होगा, मतलब ये जो मंदी है जब ये गहरी हो जाएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे महामंदी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इस पर जो महामंदी का जो प्रभाव हुआ है इस पर हमें व्याख्या करना है और एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जो महामंदी है ना, ये महामंदी जो स्टार्टिंग हुआ था 1929 में स्टार्टिंग हुआ था। कहां से, तो यूएसए से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यानी कि अमेरिका से ये शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1929 को शुरू हुआ था। यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसके आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझेंगे। तो देखिए यहां पर हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, देख लीजिए। सन 1929 से 1934 ईस्वी तक भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी का काफी प्रभाव रहा। इस समय भारत के आयात और निर्यात में लगभग 50% की कमी आ गई। मतलब एक्चुअल में बात रहा कि हमारे देश से जो सामान बाहर देश जाता था या फिर बाहर देश से जो सामान हमारे देश आता था, इसमें ना 50% की गिरावट आ गई, 50% की कमी आ गई सर। ठीक है, मतलब सामान नहीं जाने लगा। अब सामान क्यों नहीं जाने लगा, देखिए बाजार तो सामानों से भरा हुआ है, तो जब सामान नहीं बेचाएगा तो यहाँ पर कोई सामान का आयात और निर्यात कैसे होगा, मतलब कोई सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पर सामान बेचा ही नहीं रहा है, मार्केट पूरी तरह से सामानों से भरा हुआ है। तो यहाँ पर यही बात हो जा रहा है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर आगे का पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, इस महामंदी का प्रभाव बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर ज्यादा पड़ा, क्योंकि पटसन के मूल्य में 60% की कमी आ गई थी, जिससे बंगाल के पटसन उत्पादक बर्बाद हो गए और वे कर्ज के बोझ के तले दब गए। देखिए जो बंगाल के मतलब जो भी मतलब उत्पादन करता थे, जो पटसन का उत्पादन करते थे, ठीक है, तो पटसन का जो मूल्य था, पटसन का जो दाम था, उसमें 60% का कमी आ गया। जब 60% का इसमें कमी आ जाते हैं तो बंगाल के जो भी पटसन उत्पादक थे वे बर्बाद हो गए, क्योंकि उन लोग पूरी तरह से कर्ज के बोझ के तले दब गए। फिर आगे क्या है, देखिए गेहूं तथा अन्य खाद्य सामग्री के मूल्य में 50% तक की कमी आ गई थी, इसलिए इस महामंदी से किसान भी बर्बाद हो गए। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर जो गेहूं है और ऐसे बहुत सारे जो खाने का जो सामान था उसका जो दाम था ना 50% तक घट गया, जिससे क्या हुआ, इस महामंदी से बहुत सारे किसान भी बर्बाद हो गए। और देखिए यहाँ पर किसान तो बर्बाद हो ही रहे थे, लेकिन जो सरकार था ना, जो भूमि टैक्स था या फिर बहुत सारे ऐसे टैक्स थे ना जिस पर किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं कर रहा था और किसानों को हर एक टैक्स यहाँ पर देना पड़ रहा था, जो यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखा गया है कि खाद्य सामग्री के मूल्य में कमी की वजह से किसान बर्बाद तो हो ही रहे थे, साथ ही सरकार उनके भूमि कर तथा अन्य कर यानी कि टैक्स, जो भूमि टैक्स था मतलब जमीन के ऊपर जो टैक्स लगता था या फिर जो अन्य टैक्स था, में कोई कमी नहीं कर रहे थे। मतलब सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स में कोई कटौती नहीं कर रहा था, कमी नहीं कर रहा था। कि ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, और ये जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। क्यों, देखिए एक्चुअल में बात ये रहा कि जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध हमारा 1939 से लेकर 1945 तक चला था, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तब बहुत सारे मतलब देशों का जो आर्थिक स्थिति था, उन लोगों का जो अर्थव्यवस्था था डाउन हो चुका था।
तो इसी के चलते ब्रिटेन वुड्स समझौता किया गया था। और ये ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है, इसमें किस किस चीज का स्थापना हुआ था, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर होगा कुछ इस प्रकार से होने वाला है और एक एक करके हम लोग हर एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में एक समझौता हुआ जिसे ब्रिटेन वुड्स समझौता कहते हैं। देखिए बात को समझिए, एक्चुअल में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध जो हमारा खत्म हुआ था 1945 में खत्म हुआ था, लेकिन देखिए जब युद्ध चल रहा था तो उसी टाइम पता चल गया था कि बहुत सारे, एक्चुअल में क्या हुआ था कि देखिए जब युद्ध चलता है ना तब बहुत सारे देशों का आर्थिक स्थिति मतलब खराब हो जाता है, उसमें बहुत कोई मतलब लोग मारे जाते हैं, सेना मारे जाते हैं, बहुत क्षति होता है सामानों का, जिससे कि अभी मतलब रूस और यूक्रेन में चल रहा है लड़ाई। तो जब भी लड़ाई होता है ना सर तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो पहले से ही मतलब पता था कि नुकसान तो हो ही गया है, तो 1944 में ही एक समझौता कर लिया गया है जिस समझौता का नाम है ब्रिटेन वुड्स समझौता। देखिए इस समझौता में एक्चुअल में क्या हुआ है, तो दो चीज का स्थापना किया गया है। एक का नाम है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और एक का स्थापना किया गया है IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग विश्व बैंक के नाम से यानी कि वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए सर यहाँ पर साफ साफ जो लिखा गया है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में एक समझौता हुआ जिसे ब्रिटेन वुड्स समझौता कहते हैं। अब आगे क्या है, इस समझौते का मकसद आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। इस समझौते में दो संस्थाओं की स्थापना की गई जो निम्न प्रकार से है। देखिए पहला क्या है कि सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स समझौता में IMF की स्थापना की गई। IMF में क्या होता था, मतलब मान के चलिए कोई भी मतलब जैसे कि विदेश व्यापार होगा उसमें जो भी लाभ होगा घाटा होगा तो उससे निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स समझौता में IMF की स्थापना की गई, जिसको बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मतलब देखिए कभी कभार पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि IMF का पूरा नाम बताइए, तो आप लोग बताएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फिर आगे क्या है देखिए दूसरा नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते IBRD का गठन किया गया, जिसे विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग विश्व बैंक भी कहते हैं। IBRD माने हो गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे हिंदी से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, और इसे हम लोग विश्व बैंक भी कहते हैं। देखिए एक्चुअल में ये जो हमारा IMF है और ये जो IBRD यानी कि जो विश्व बैंक है, इन दोनों को क्या बोला जाता है, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसका ये रहेगा सिंपल सा और प्यारा सा आंसर, G77 जिसको हम लोग ग्रुप 77 भी कहते हैं। तो G77 क्या है, G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है, व्याख्या करें। देखिए सर बात ये रहा, ये जो G77 है जिसको हम लोग ग्रुप 77 या फिर समूह 77 भी कहते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो आपका G77 है एक्चुअल में है क्या, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हमारा ब्रिटेन वुड्स से समझौता हुआ था तो उसमें हमारा एक तो IMF का निर्माण किया गया था और एक निर्माण किया गया था IBRD का, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं यानी कि विश्व बैंक भी कहते हैं। तो ये जो दो चीज था जो कि ब्रिटेन वुड्स समझौता में हुआ था, मतलब एक्चुअल में जो स्थापना किया गया था, तो यहाँ पर इन दोनों से ना मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, जो हमारा विकसित देश है जैसे कि अमेरिका हो गया, तो जो विकसित देश थे विकसित देशों को ही मतलब इनसे मतलब मदद मिला, सहायता मिला, जो भी लाभ हुआ केवल और केवल विकसित देशों को ही लाभ हुआ। मतलब ये जो IMF है IBRD है इनमें से, ठीक है।
तो क्या क्या जो विकासशील देश है, जो विकासशील देश है, विकासशील देश माने क्या हो गया कि जो अभी विकास कर रहा है या फिर कुछ हद तक मतलब विकास किए हैं। तो जो विकासशील देश है उन लोगों ने क्या किया, अपना भी मतलब उन लोगों ने चाहा कि चलो भाई हम लोग भी थोड़ा सा डेवलप करते हैं, हम लोग भी थोड़ा सा यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर G77 यानी कि ग्रुप 77 जिसको लोग बोलते हैं समूह 77 का उन लोगों ने स्थापना किया। तो चलिए सर हम लोग लिख कर समझते हैं कि एक्चुअल में G77 क्या है। बस आप लोग यही याद रखिएगा कि जो हमारा ब्रिटेन वुड्स समझौता है, तो ब्रिटेन वुड्स समझौता में केवल विकसित देशों को लाभ हुआ। तो जो विकासशील देश है उन लोगों ने मतलब यहाँ पर G77 का निर्माण किया ताकि उन लोगों का भी लाभ हो। ठीक है सर, यह चीज यहाँ पर मतलब है। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। तो देखिए इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या है कि G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जिन्हें 1944 में होने वाले ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए वे एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगे थे। मतलब बात यही हुआ कि जो 1944 में जो हमारा ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था उसमें मतलब विकासशील देशों को किसी भी प्रकार कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए विकासशील देशों ने G77 की स्थापना की। G77 समूह की मूल स्थापना 77 देशों ने मिलकर की थी। बाद में बहुत से देश इसके सदस्य बनते गए। देखिए नाम है G77। तो जिस टाइम इसका स्थापना हुआ था उस टाइम इसमें टोटल मिलाकर 77 देश इसके सदस्य थे। देखिए भारत भी G77 का सदस्य है, आप लोग याद रखिएगा भारत G77 का सदस्य है। फिर आगे देखिए आगे हमारा क्या है। G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में विकास किस प्रकार से क्या हुआ, बात को समझिए। ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में IMF और IBRD यानी कि विश्व बैंक का जन्म हुआ, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि IMF और IBRD पर केवल कुछ शक्तिशाली देशों का दबदबा था, इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ न हुआ। इसलिए इन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों के G77 नामक देशों ने नई आर्थिक प्रणाली की मांग की ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके। देखिए बात यहाँ पर वही रहा कि जब ब्रिटेन वुड्स में जो हमारा IMF है, IBRD है, इसमें से जब विकासशील देशों को लाभ नहीं हुआ तो उन लोगों ने मतलब इसके मतलब विपरीत क्या किया, उन लोगों ने G77 नामक एक संस्था का स्थापना किया। उन लोगों का जो मकसद था ना, जो उन लोगों का जो आर्थिक उद्देश्य है, आर्थिक उद्देश्य पूरा हो जाए। यहाँ पर देखिए जैसे में क्या क्या है कि उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके ताकि उन लोग डेवलप कर सके, उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिल सके, जो भी कच्चे माल अपने देश में मतलब उपजाएंगे उसका मतलब सही रेट मिल जाए, उन्हें अपने तैयार माल के लिए विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। अब देखिए जो भी यहाँ पर माल तैयार करेंगे कोई सा भी देश हो तो मतलब उस चीज को बेचने के लिए विकसित देशों के बाजार में उनको बेचने के लिए मतलब पहुंच मिले कि किस प्रकार से मतलब बेचेंगे। तो बस सर यहाँ पर यही था हमारा G77। तो यहाँ पर मैंने आपको G77 के बारे में बता दिया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।